दोस्तों, आज हम खून की उल्टी आने के क्या-क्या कारण होते हैं और उसको इमरजेंसी में कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुँह से थूक से खून का आना और खून की उल्टी, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। थूक में यदि खून आ रहा है, तो हम उसको हेमोप्टाइसिस कहते हैं और यदि खून की उल्टी हो रही है, तो उसको हम हेमेटिमेसिस कहते हैं। हेमेटी माने हेमेटी-एमेसिस, एमेसिस उल्टी को कहते हैं और हेमेट जो है वो ब्लड को कहते हैं, यानी कि वोमिटिंग ऑफ ब्लड या खून की उल्टी आना। इसमें सबसे पहले हम कारणों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब भी खून की उल्टी आती है तो उसका उद्गम मुख्यतया स्टमक या खाने की जो नली होती है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, वहाँ से होता है। तो एक तो वो सारी बीमारियां जो ईसोफेगस यानी कि खाने की नली या स्टमक में होती हैं, और दूसरा वो कि किसी कारण से नाक या मुंह से खून का स्राव होकर के पेट में इकट्ठा हो जाना, और वहां जब वो खून इकट्ठा हो जाता है तो फिर भी खून की उल्टी हो जाती है। तो इसलिए ये ध्यान देने वाली बात है कि खून की उल्टी के जो मरीज आता है, सबसे पहले तो उसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है और दूसरा उसके कारणों का पता लगा के पूर्ण रूप से चिकित्सा करनी है। बात ये है कि जो खून है वो पेट में इकट्ठा हो गया है और उसका सोर्स जो है वो नाक, जैसा कि पहले हमने एक बार चर्चा की थी कि नाक के पिछले हिस्से से ब्लीडिंग होकर के कई बार वो पेट में चली जाती है, या फिर मुंह में कोई कारण अल्सर या इस प्रकार का कोई और कारण की वजह से कोई ट्रॉमा हो जाना, जीभ का कट जाना या पीछे थ्रोट में कोई इंजरी हो जाना, वो सारा वो लेकिन बहुत कॉमन कॉज नहीं होता है। उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं थ्रोट से नीचे, तो ईसोफेगस होता है और फिर स्टमक होता है। सबसे अधिक जो कारण होते हैं वो इन्हीं दो जगह होते हैं, या तो ईसोफेगस में या फिर स्टमक में। तो ईसोफेगस में जो कारण होते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, उसको हम ईसोफेजियल वेरिसिस कहते हैं। अर्थात ईसोफेगस के निचले हिस्से में जो वेन्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं, और उसका जो कारण होता है वो ईसोफेगस ना होकर के सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। लीवर का जो अल्कोहल के कारण से या और भी अन्य बीमारियों के कारण से जो लीवर है वो हार्ड हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, नोडुलर हो जाता है, और उसमें जो वेन ड्रेन करती हैं जो पोर्टल सिस्टम से, उसमें प्रेशर बढ़ने की वजह से वो प्रेशर ईसोफेगस के नीचे हिस्से में स्थित जो वेन्स हैं वो फूल जाती है, जिनको ईसोफेजियल वेरिसिस कहते हैं। इन वेरिसिस में से ब्लीडिंग बहुत कठिन होती है, बहुत सीवियर होती है, और कई बार जो सिरोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनकी डेथ का कारण भी इन ईसोफेजियल वेरिसिस से खून की उल्टी के कारण से ही होता है। ईसोफेगस से संबंधित जो कारण होते हैं, उसमें पहला कारण की हम चर्चा कर चुके हैं, जो ईसोफेजियल वेरिसिस होता है। दूसरा कारण है रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। जब स्टमक के जो कंटेंट्स होते हैं जो हाईली एसिडिक होते हैं, जब वो ऊपर की तरफ ईसोफेगस में आ जाते हैं किसी कारण से, तो वहाँ उस हिस्से में की जो म्यूकोजा है उसको वो डैमेज करते हैं और वहाँ पे इरोजन्स बन जाते हैं, और वहाँ से भी ब्लीडिंग हो करके और वोमिटिंग के चांसेस होते हैं। दूसरा, कई बार ऐसी चीज़ें कुछ खा लेने से या कुछ इंजरी हो जाने से तो भी अल्सर्स बन जाते हैं ईसोफेगस में, इन्फेक्शन के कारण से भी अल्सर बन जाते हैं। तो वो सारे ईसोफेगस अल्सर, कई बार वहाँ की वेसल यदि इरोड हो गई है तो उससे भी वोमिटिंग हो सकती है। तो इस प्रकार से ये 3 जो कारण होते हैं, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस, ईसोफेजियल वेरिसिस और सिंपल अल्सर ऑफ द ईसोफेगस, ये वोमिटिंग ऑफ ब्लड के लिए कारण होते हैं। इसके आगे चलते हैं स्टमक में। स्टमक में जो पहला कारण है वह गैस्ट्रिक इरोजन, यानी कि स्टमक में भी इरोजन का हो जाना, किसी कॉस्टिक सब्सटेंस के सेवन से हो जाना, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर का होना। गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि जो स्टमक में अल्सर बन जाते हैं, उससे भी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और वोमिटिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, जब स्टमक में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होने के कारण से कुछ हम लगातार ऐसी एनएसएआईडी या पेन किलर्स का यूज़ करते रहते हैं, जो कि वहाँ पे जाके इरिटेशन करती हैं, गैस्ट्राइटिस करती हैं, तो उससे भी जो है वो इरोजन होकर के वोमिटिंग ऑफ ब्लड होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद आता है मैलिग्नेंसी, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो कैंसर होते हैं, स्टमक में होने वाले कैंसर,
उनमें भी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यदि किसी पेशेंट को स्टमक कैंसर है, तो उसमें बहुत ही अधिक एनीमिया देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है कि कई बार जो ब्लड आएगा वो फ्रेश ना होकर के, क्योंकि स्लो स्लो ओजिंग वहाँ पे होती है, वो कुछ चॉकलेट कलर का, ब्राउन कलर का ब्लड वहाँ पे ज़्यादा आता है। पेशेंट बहुत ही वेट लूज़ करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, तो वो भी लक्षण देखने को वहाँ पे मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद स्टमक के बाद ड्यूोडेनम में आते हैं। तो ड्यूोडेनम में जो ड्यूोडेनल अल्सर होते हैं, वो जो अल्सर है उसमें वॉमिटिंग के चांसेस भी होते हैं, और साथ ही साथ जो ब्लीडिंग है वो नीचे इंटेस्टाइन में चली जाती है, और जो स्टूल है, मोशन है, उसमें क्लॉटेड ब्लड का मिलना भी एक लक्षण होता है। तो इसलिए ड्यूोडेनल अल्सर में दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसमें वॉमिटिंग ऑफ ब्लड भी हो सकता है, और साथ ही साथ काला मल, यानी कि मल में जो है वो जमा हुआ क्लॉटेड ब्लड या उसका ब्राउन कलर का हो जाना। तो उससे यदि हम स्टूल की जांच करते हैं तो वहाँ पे हमको जो है वो ओकल्ट ब्लड मिल सकता है, आरबीसी उसमें डिटेक्ट हो जाती हैं। तो वो इस प्रकार से ये देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ ऐसी फेब्राइल कंडीशंस होती हैं, वो कुछ सारे ऐसे बुखार होते हैं कि जिनमें भी जो है खून की उल्टी देखने को मिलती है। मलेरिया है, मलेरिया में सामान्य उल्टी भी देखने को मिलती है और खून की उल्टी भी देखने को कई बार मिलती है। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में भी वोमिटिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलती है। और इसके बाद कुछ ऐसे ब्लड के विकार होते हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है, जैसे कि डेंगू फीवर है। डेंगू फीवर में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। परप्यूरा है, जिसमें कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसमें कि प्लेटलेट अपने आप ही बिना किसी कारण के कम हो जाती हैं। ल्यूकेमिया की कुछ कंडीशन होती है, और एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये कुछ ब्लड के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सिरोसिस ऑफ लीवर में ब्लीडिंग बहुत कॉमन है, और उसमें जो ब्लीडिंग का कारण होता है वो ईसोफेजियल वेरिसिस का डेवलप होना होता है। ईसोफेगस के निचले हिस्से में नसों का फूल जाना कारण होता है। एक और भी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि एब्डोमिनल ट्रॉमा होना, पेट पे ट्रॉमा होने के कारण से स्टमक में ब्लड इकट्ठा होकर के ये आ जाना, बहुत लंबे समय तक जॉन्डिस का बने रहना, उसमें भी वॉमिटिंग और ब्लड होता है। और कई बार हाइपर सीवियर हाइपरटेंशन होना, जिसको हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, बहुत अधिक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, उसमें भी देखने को मिलता है। पहली बात तो ये हो गई। अब बात यहाँ पे चर्चा ये आती है कि कौन सी कंडीशंस कॉमन है, जैसे एकदम से देखने को मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले ईसोफेजियल वेरिसिस सबसे कॉमन है। उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में अल्सर का होना बहुत कॉमन है। रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस, या वहाँ पे इरोजन्स का डेवलप हो जाना, ये बहुत कॉमन है। और स्टमक में कैंसर का होना, तो ये कंडीशंस जो है ये बहुत कॉमन है। और साथ ही साथ सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसमें ईसोफेजियल वेरिसिस का मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया, तो ये कॉमन कंडीशन है। बाकी सारी कंडीशंस जो हैं वो अनकॉमन है। अब यदि किसी व्यक्ति को वोमिटिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, तो उससे उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके होने से जो वो एप्रीहेंशन और जो एंग्जायटी होती है वो बहुत कठिन होती है, क्योंकि मुंह से खून का आना किसी भी व्यक्ति के लिए कोई एक सामान्य बात नहीं है, वो बहुत ही एक असामान्य घटना है। इसलिए उसकी काउंसलिंग की जानी चाहिए, तुरंत उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना चाहिए, और जितना भी ब्लड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए। सबसे पहले उसको स्टेबल करके, उसका ब्लड प्रेशर आदि स्टेबल करके, उसके बाद ही फिर कारण का पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो है जीवन रक्षा आवश्यक है। और जीवन रक्षा के लिए जितना भी अधिक मात्रा में ब्लड लॉस हुआ है उसकी पूर्ति, यदि ब्लड अवेलेबल नहीं है तो बहुत सारे जो फ्लूइड्स हैं, प्लाज्मा है, उसका सप्लीमेंट किया जाना चाहिए। एक्यूट कंडीशन को मैनेज करके फिर आगे पता लगाना चाहिए कि कारण क्या है, और कारण के अनुसार ही चिकित्सा की जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।